हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका जीआईएस की ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। प्रश्नावली चल रही है समांतर श्रेणी 5.2, जिसके हम कुछ उदाहरण कर चुके हैं। ठीक है, 6 तक हम उदाहरण कर चुके हैं। तो इस प्रश्नावली में हमने एक सूत्र लिखाया था आपको, n वा पद ज्ञात करने का सूत्र, a + n-1 गुना में d। इसी से हम सारे के सारे सूत्र सारे सवाल हल कर रहे थे। तरीका क्वेश्चन देने का अलग अलग है सब में, मतलब हर एक जो उदाहरण है ना अपने आप में एक अलग प्रकार का प्रश्न है, लेकिन उनका हल जो है सेम एक ही सूत्र से हो जाएगा, सबका हल। ठीक है, कोई भी नई चीज़ नहीं करनी, केवल सवाल समझना है कि वो क्या कह रहा है। जैसे उदाहरण नंबर 7 को देखो, अच्छा सवाल है। उसने कहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हो सकती हैं। अब आप कहोगे सर ये कैसे समांतर श्रेणी का सवाल हुआ, इसमें ना तो कोई श्रेणी है और ना ही कोई पहला पद है, ना ही कोई समांतर श्रेणी है, ना ही कोई इसमें लास्ट और पहला पद, कुछ भी नहीं पता। हमें तो सब चीज़ पता है, बस समझने की बात है। देखो, 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कितनी संख्याएं, तो 2 अंकों की संख्याएं शुरुआत कहाँ से होती हैं? 9 तक तो भाई 1 अंक है। 2 कहाँ से शुरू होता है? 10 से। कहाँ से शुरू होता है? 10 से। उदाहरण नंबर 7, 10, 11, 12 और कहाँ तक चलती हैं? 99 तक चलती हैं। भाई लास्ट 2 अंकों की जो संख्या है वो क्या है? 99 है। और पहली 2 अंकों की संख्या क्या है? 10। ठीक है, ये तो बात हो गई 2 अंकों की संख्याओं वाली। अब उसने कहा है 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, तो मुझे ऐसी पहली संख्या बताओ 2 अंकों की जो 3 से विभाजित होती। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, बहुत साधारण सी बात है कि भाई 10 जो है उसमें 3 का भाग नहीं जाता, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, 12 में 3 का भाग चला जाता। तो 2 अंकों की पहली ऐसी संख्या जो 3 से विभाजित होती है वो कौन सी है? 12। ठीक है, और पीछे से देखो, क्या 99 में 3 का भाग चला जाता है? चला जाता है। तो अंतिम संख्या 2 अंकों की जो 3 से विभाजित होती है वो है 99। ठीक है, अब देखो अपने पास पहली संख्या भी आ गई। आ गई नहीं आ गई? भाई 12 आ गई पहली संख्या, अंतिम संख्या अपने पास आ गई। कितनी आ गई? 99। समांतर माध्य सारवंतर पे ध्यान दो। इनमें सारवंतर क्या होगा? 3 से भाग दे रहे हैं तो सारवंतर भी क्या हो जाएगा? 3। भाई देखो 12 के बाद ऐसा संख्या जिसमें 3 से भाग जाएगा 15 के बाद 18 के बाद 21 के बाद 24। ऐसे आप चाहो तो पूरा 99 तक लिख के उनको गिन के भी हल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत टाइम जाएगा, है ना। और हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो समांतर श्रेणी के सूत्र से ही हल करेंगे। ऐसे पूरी संख्या लिख के और उनको गिन के फिर आंसर लिखोगे तो क्या फ़ायदा है फिर पढ़ने का, है ना। तो पहला पद आ गया 12। अंतिम पद यानी कि an बराबर कितना आ गया? 99। और समांतर माध्य जो है जितने का भाग दे रहे हैं वही सारवंतर होता है। जितने का भाग देते हैं ना वही क्या है? सारवंतर है। सूत्र लगाओ, a+ वही सूत्र है सब में। क्या है? सब में वही सूत्र है, कोई भी नई चीज नहीं है। लगा दो, an का मान रखो 99, a का मान रखो, n का मान निकालना है, d का मान रख दो। भाई n तो हमें निकालना है ना कि कितनी संख्याएं, ये तो हमें पता करना है। 99 को 99 रहने दिया, 12 को 12 रहने दिया, प्लस को प्लस रहने दिया। 3 का गुना n से किया 3n, और 3 का गुना -1 से किया तो -3। अब 12 में से 3 घटा दो, 9 बचेंगे। 9 को इधर ले लो, प्लस था उधर, यहाँ बचेगा माइनस का, और ये आया 3n। यहाँ बचा 90 बराबर 3n, तो n बराबर हो गया 90/3 बराबर 10। तो n का मान कितना आ गया? सॉरी, 90/3 यानी कि 30। कितना आ गया? 30 आ गया।
अब 12 से और 99 के बीच ऐसी 30 संख्याएं हैं जिनमें कितने का भाग चला जाता है? 3 का भाग चला जाता है। चाहो तो आप देख के देख लेना कि भाई 3, 6, 9, 12, 15, मतलब 3 से तो हमें करना ही नहीं है, 12 से गिरना है। तो 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, ठीक है, 36, 39, 42, 45, तो 45, मतलब जितने में 3 का भाग दे रहा है सबको 99 तक लिखना और उनको गिनना। 30 ही बैठेंगी, ठीक है। ये हो चुका है उदाहरण नंबर 7वां। उदाहरण नंबर 8 देखो क्या कहता है। एपी दी गई है 10, 7, 14, सॉरी 10, 7, 4 और -62, और कहा गया है अंतिम पद से, कहां से? अंतिम पद से प्रथम पद की ओर क्या करना है? अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात करना। देखो अलग सवाल है ना, 2 तरीके हैं इसको हल करने के, होने को तो 3 है, पर इस जो किताब में दिया गया है ना ये बड़ा तरीका है। इसके अलावा मैं और 2 तरीके आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि आसान है। पहला तरीका क्या है? जैसे ही वो कहता है कि अंतिम से निकालिए, अंतिम पद से निकालिए, तो अंतिम पद को पहला पद बना दो, यानी इसको उल्टा करके लिख दो। कैसे? एपी ये है -62, तो -62 को लिखो पहले, ऐसे चलो यहाँ लिखो 4, 7 और 10। आ गई बात समझ में? आ गई ना? कुछ भी नहीं किया, बस इसको उल्टा करके लिख दिया। जो इधर था लास्ट उसको पहला बना दिया, जो वहाँ पहला था वो यहाँ अंतिम बना दिया। अब कुछ मत करो, जैसे वो सब अपने पास सूत्र है वो सूत्र लगा दो और हल कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो सूत्र क्या है? an = a + n-1 गुना में d। a का मान बताओ क्या है? a प्रथम पद है, -62 है, ठीक है। d का मान निकाल लो। देखो 7 में से 4 करो, यहाँ तो कुछ संख्या है नहीं, अपन को पता नहीं है ना, तो 7 में से 4 माइनस करे तो कितना आया? 3 आ गया। ऐसे ही 10 में से 7 माइनस करे तब भी 3 आने वाला है। और n अपने पास दिया गया है कितना? 11। उसने 11वें पद की कहा है, अंतिम से कहा था, तो ये पहले अंतिम था। अब जब हम इस अंतिम को पहला बना देंगे तो आगे से 11वां पद निकाल लो, चाहे अब यहाँ पीछे से 11वां पद निकालो, आंसर सेम आएगा, है ना। सूत्र में लगाओ, -62 प्लस 11 - 1 गुना में 3, -62 प्लस यहाँ है 10 गुना में 3, -62 प्लस में 30 बराबर आया -32। क्या चुका है? -32। तो इस वाली एपी में अगर हम पीछे से 11वां पद निकालेंगे तो कौन सा आया है? -32 आया। एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका देखो, अगर मैं उसे ऐसे ही लिख के रखता हूँ 10, 7, 4 और -62, ठीक है। ध्यान से देखना, उसी सूत्र पे गौर करो, ठीक है। a + n-1 गुना में d, इसी सूत्र पे गौर करना है। पहले इसको मैं थोड़ा सा बदलाऊंगा इस तरीके में, लेकिन बदलेगा कैसे? ध्यान से देखो। देखो अब हमें इधर से चलना है, ठीक है। अगर हम इसको नॉर्मली इस क्वेश्चन को ऐसे देखते हैं, ठीक है, तब तो ये क्या है? अंतिम पद है क्या नहीं है? an का मान है, लेकिन हमें इधर से ही चलना है, इधर से ही तो पद निकालना है, तो ये पहला पद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पहला पद।
तो यानी a बराबर d हो जाएगा जब भी हमें पीछे से निकालना हो। तो a n है ही, तो ये जो है लास्ट यानी a जो है उसकी जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, l, क्योंकि l क्या है, अंतिम पद है। यहाँ ये अंतिम पद है, लेकिन जब हम इधर से निकालेंगे तो ये पहला पद बन जाएगा। तो इसे मैं लिखता हूँ l प्लस, इसको ऐसे कैसे ही रहने दो, n-1, ठीक है। अब d पे थोड़ा सा ध्यान दो, देखो इधर से जब चलेंगे तो देखो 4 - 3 7 - 10, ठीक है। तो क्या होता है, d के चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। देखो यहाँ से जब हमने किया तो माइनस का क्या आया, प्लस का 3 आया, लेकिन जब हम यहाँ 7 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आ रहा है। तो इसलिए सूत्र में पहले से ही क्या लगा देते हैं, एक माइनस लगा देते हैं। तो ये एक नया सूत्र बन जाता है जो कि इसी से बना है, अंतिम पद का सूत्र है ये। अगर अंतिम से कोई भी पद निकालना हो ना तो सूत्र क्या है, l प्लस n- गुना माइनस में d। देखो लगा के दिखाता हूँ, यहाँ an तो है ही, अंतिम पद है -62 प्लस n अपने पास दिया गया है 11, तो 11 - 1 10, और गुना में d कितना निकलेगा। अब देखो d देखो 7, 4 में से 7 माइनस करेंगे तो माइनस का 3, या 7 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 3। एक सूत्र में पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 3, -62 गुना 30 बराबर आया -32। आंसर आया है सेम। दोनों तरीके अच्छे हैं, कोई सा ज्ञात कर लो। ये सूत्र लिख लेना, an बराबर l प्लस n- गुना में माइनस d। अंतिम से nवा पद ज्ञात करना हो, ठीक है। अंतिम से जब nवा पद ज्ञात करना हो तो इस सूत्र का आप इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो ये तरीका तो बेस्ट है ही, वही सूत्र काम में आ जाएगा। बस लास्ट को पहला बना दो और पहले को बना दो लास्ट। आ गई बात समझ में, आ गई होगी। मिटा देता हूँ उदाहरण नंबर 7वां। 8वां उदाहरण हो चुका है कंप्लीट दोनों तरीके से। अब है उदाहरण नंबर 9। इसने कहा है 1000 रुपये की धनराशि का 8% वार्षिक साधारण ब्याज में निवेश किया जाता है। साधारण ब्याज है, हमने एक चक्रवर्ती ब्याज पढ़ा था पहले, ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर आप लोगों को मैंने बताया था। साधारण ब्याज में केवल मूलधन पर ब्याज लगता है और चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ठीक है। जैसे उसमें 10,000 था ना, 10,000 के जैसे मान लो 180 रुपये ब्याज हुआ, मान लो, तो वो 180 जुड़ जाएगा 10,000 में। अब जब अगला ब्याज आएगा अगले साल का तो वो 10,180 रुपये का आएगा चक्रवर्ती ब्याज में। लेकिन मूलधन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, साधारण ब्याज में केवल मूलधन पर ब्याज लगता है। जैसे 1,000 मूलधन है ना, तो हर बार इसी पर ब्याज लगता जाएगा, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा ब्याज में। भाई जितना पहले साल ब्याज होगा ना, अगले साल भी उतना ही ब्याज होगा, उससे अगले साल भी उतने ही ब्याज होगा, और उससे अगले साल भी उतना ही ब्याज होगा। ब्याज में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है साधारण ब्याज में, ठीक है। तो उसने कहा है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज की परिकल्पना कीजिए, क्या यह ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज की परिकल्पना कीजिए। अब उसने कहा है 30 साल तक ये ब्याज चला, तो 30 साल तक कुल कितना ब्याज हुआ है 1000 रुपये का, ये हमें बताना है। तो देखो सबसे पहली बात तो है 8% निकालना है 1000 का। उदाहरण है 9, मूलधन
मूलधन कितना है 1000, ब्याज दर कितनी है 8%। ठीक है, देखो उसने कहा है कि तथ्यों का प्रयोग करके ही हमें निकालना है। निकालने को तो हम सीधा भी निकाल सकते हैं, एक ही सूत्र का काम है और अपना काम हो जाता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, कैसे निकालते हैं हम साधारण ब्याज। देखो इसको तो हम 8% के हिसाब से भी कर सकते हैं, चाहो तो सूत्र भी लगा लेते हैं। कौन सा, मूलधन गुना क्या होता है, मूलधन गुना ब्याज दर गुना समय बटे में 100, ऐसे भी काम कर सकते हैं अपन। देखो 1000 गुना 8, पहले साल के लिए निकाल रहा हूं तो पहला बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना आ गया 80 आ गया। कितना आ गया 80 आ गया। पहले साल के लिए कितना है 80। अब दूसरे साल के लिए निकालूंगा तो यहाँ कितना कर दूंगा 2 कर दूंगा, समय कितना हो जाएगा 2 साल हो जाएगा, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना हो जाएगा 160। 3 के लिए निकालूंगा तो 1000 गुना 8 बटे 3 बटे में 100, ये कट जाएगा, 8 तिया 24, 240। तो ये एक एपी बनी नहीं बनी, समांतर श्रेणी बनी ना। देखो समांतर श्रेणी एपी क्या बनी अपने पास 80, 160 और 240। ब्याज ही ब्याज का करना है हमें, टोटल नहीं निकालना। उसने कहा है कुल ब्याज की परिकल्पना कीजिए तथ्यों को ध्यान रखते हुए। तो देखो पहला पद आया 80, इनके बीच सारवंतर भी 80 है। अंतिम पद निकालना है भाई, 30 साल बाद कितना ब्याज दिया, तो n अपने पास 30 हो गया और हमें क्या निकालना है 29 सालों का अंतिम जो होगा वो निकालना है। ठीक है, तो ये मैं इधर से मिटा देता हूँ, चाहो तो पड़े रहने दो। देखो अगर आप ये सूत्र याद नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बोले सर हमें तो सूत्र याद नहीं है तो ये कैसे निकलेंगे। परसेंट निकालना आता है 1000 का 8% निकालना है, 8 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 10 का गुना 8 से किया 80 आया। पहले साल में भी 80, दूसरे साल में भी 80, तो 80 प्लस 80 160, और फिर तीसरे साल में भी 80 ब्याज आएगा। भाई ब्याज तो 1000 का 8% की दर से 80 ही बनता है। पहले साल का 80 हुआ, फिर 2 साल हो गए तो 80 और 80 160 हो गया, 3 साल हुए तो 80 80 80 240 बन गया, फिर चौथी साल में वो और जुड़ के कितना बन जाएगा 320 बन जाएगा। अगली बात समझ में। तो अगर ये सूत्र याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, परसेंट निकाल के भी हम कर सकते हैं। तो देखो 30 साल का निकालना है, सूत्र आप लोगों को पता ही है, a प्लस n माइनस 1 गुना में d। a का मान है 80, n का मान है 30 और d का मान है 80। 80 प्लस 30 में से 1 गए तो 29 बचा, गुना करना है 80 से, कर लो गुना 80 से भाई। 9 8 72 का 2 का हासिल लगी 7, 8 दूनी 16 और 16 और 8 दूनी 16 और हासिल कितनी लगी थी, तो हो गए 23 और ये है 0। इनको जोड़ दो, ये हो जाएगा 2400। तो कुल ब्याज 30 सालों में कितना दिया है उसने 2400। देखो हम चाहते ना तो इस सूत्र से डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। देखो 30 साल हुए थे तो पहले साल का तो वो 10,000 था, तो लास्ट हमें क्या करना था 30 में से 1 माइनस करके यानी 29 का गुना कर देते डायरेक्ट। यहाँ देखो 1000 गुना 8 गुना करते अगर 30 से, किससे करते 30 से, 30 सालों का था, और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये हुआ 80 गुना 30, 8 तिया 2400,
समय को 30 करके हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं अब, समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, हम ब्याज नहीं पढ़ रहे। तो समांतर श्रेणी को समांतर श्रेणी के ही सूत्र से हल करना है। नहीं 1 सेकंड का काम था, क्या करना, टोटल निकालना है ना। ठीक है, कौन से सूत्र से, मूलधन गुना ब्याज गुना समय। मूलधन लगाया, मूलधन कितना है 1000, ब्याज दर कितनी है 8 और समय कितना है 30 वर्ष, बटे में किया 100, 2 0 से 2 0 कट गई, ये हो गया 80 गुना 30 यानी कि 24। ठीक है, लेकिन ऐसे करना नहीं है ना, करना किससे है, समांतर श्रेणी से करना है। क्यों करना है, क्योंकि हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, तो समांतर श्रेणी वाले सूत्र से ही हल करना है। अब लास्ट उदाहरण है इसमें, उदाहरण नंबर 10। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। क्या है, फूलों की क्यारी बनी हुई है। ठीक है, ऐसे ठीक है, कोई ऐसे क्यारी बनी गई है। पहली क्यारी में पौधे हैं कितने, 23। ठीक है, और आगे दूसरे में 21 हैं और 21 हैं, और किसी में है, इसमें है, तीसरे में है 19। ठीक है, ऐसे चल रहा है। और किसी में भी 5 हैं, एक इनमें से कोई सी भी लाइन है जिसमें कितने हैं, 5 हैं। हमें पता नहीं है कौन सी लाइन है, हमें पता करना है कि कौन सी लाइन में क्या है, 5 पौधे हैं। तो देखो इसे समांतर श्रेणी की तरह लिखो, 23, 21, 19 और 5। ठीक है, समांतर श्रेणी है। देखो 23 और 21 में 2 का अंतर है, 21 और 19 में कितने का अंतर है, 2 का। ठीक है, घट रहे हैं, कमी तो हो रहे हैं, तो -2 का है। अब an को क्या है, लास्ट अंतिम पद क्या है, 5, तो an का मान कितना है, 5। देखो a बराबर है 23, d बराबर है -2 और an बराबर है 5। ठीक है, देखो अब उसने ये नहीं कहा कि कितने फूल हैं, उसने कहा फूल तो 5 हैं, लेकिन कौन सी पंक्ति में है। तो हमें ये पंक्ति बतानी है कौन सी है, यानी कि n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, n का। सूत्र पता है आपको, a + n-1 गुना में d। लगा दो, सबके मान रख दो। an का मान 5, 23 + n का मान निकालना है, d का मान -2। इस -2 का यहाँ गुना कर दो, 2 का गुना n से किया तो -2n, 2 का गुना -1 से किया तो +2। 2 और 23 हो गए 25 और -2n। इस 25 को मैं इधर भेज देता हूँ, -20 आ जाए, -25 हो जाएंगे, प्लस का माइनस में हो जाएगा ना। इधर बच रहा है -2n। 25 में से 5 गए तो -20 बराबर -2n। माइनस से माइनस कट गया, n बराबर 20/2 बराबर 10। तो कौन सी पंक्ति हुई, कौन सी पंक्ति हुई, 10वीं पंक्ति हुई। कौन सी पंक्ति, 10वीं। देखो ये जितने भी सवाल है ना ऐसे एपी के, इनको हम बिना सूत्र से बस थोड़ा सा दिमाग लगा के भी हल कर सकते हैं, लेकिन वो हल करना कहाँ काम में नहीं आता, पेपर में काम में नहीं आता, लेकिन आंसर चेक करने तो काम में आ ही सकता है। ठीक है, देखो अंतर है -2 का। पहले में थे 23, फिर हो गए 21, फिर हो गए 19, फिर हो गए 17, फिर हो गए 15, फिर हो गए 13, फिर हो गए 11, फिर हो गए 9, फिर हो गए 7 और फिर हो गए 5। भाई 2 2 2 2 2 2 कम होते जा रहे हैं। 23, 21, 19,
17, 15, 13, 11, 9, 7 और 5। गिनो कौन सी पंक्ति है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कौन सी पंक्ति है? 10। और अपना आंसर भी क्या है? 10। तो बिना कोई भी सूत्र लगाए, बिना सोचे समझे, कुछ भी नहीं करके भी हम आंसर तो निकाल ही सकते हैं। आई बात समझ में? भाई 2 2 2 कम होते जा रहे हैं, 2 2 कम होते चलते चले जाओ। और देखो 5 कौन से नंबर पे आ रहा है? 5 आ रहा है 10वें नंबर पे। पर ये का आंसर है वो उसमें मत करिए ना कहीं पेपर में ऐसे ही करिए हो कि सर आपने तो ऐसे बताया था करना ना। नहीं, ये केवल चेक करने के लिए है कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं। थोड़ा दिमाग लगा के समझने के लिए भी होता है कि ये हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं आखिर में है क्या, कैसे निकल के आई। डायरेक्ट रटने से फ़ायदा नहीं है कि सब सूत्र रट लिया और सबके मान रख दिए और हो गया, पता नहीं हो क्या रहा है दुनिया में। तो आखिर उस क्वेश्चन के पीछे जो छुपा हुआ है उसका मतलब है वो आखिर क्या है, हम क्या हल कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या काम में आएगा, कैसे काम में आएगा, वो भी समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक बार ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा के चेक कर लिए ना कि हमने जो भी हल किया है वो सही है या नहीं। आज के लिए केवल इतना है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।